Hello everyone, this is Akshita Singhvi here. So we are back with the second part, basic accounting terms. जिस किसी ने भी हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का नहीं देखा है, प्लीज गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड कम एंड वॉच द सेकेंड पार्ट। अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा कि मैं कौन सी स्टोरी के बारे में बात कर रही हूँ और मेरे टर्म्स भी आपको क्लियर नहीं होंगे अकाउंटिंग के। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट टर्म अपन पढ़ने वाले हैं वो है बच्चों डेटार्स। ठीक है, हु आर डेटार्स? Debtors is a person or an entity who owns amount to the enterprise against the credit sales of goods or services rendered. ठीक है, मतलब कि आप किसी को अपने goods या services render कर रहे हो, but you're receiving that amount after some period of time. That customer owes you an amount at later period of time. आप credit पे sale या purchase sale कर रहे हो उनको अपने goods या सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये वाला टर्म अब अपन अपनी स्टोरी के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। ठीक है, समझेंगे। तो अपना किस चीज का बिजनेस था बच्चों? रसगुल्ले का बिजनेस था, राइट। तो अब अपना बिजनेस जो है शॉप खोल ली है अपन ने और बहुत अच्छा चल रहा है अपना बिजनेस। तो अब अपन को एक कांटेक्ट आया है 5 स्टार होटल से। ठीक है, वो 5 स्टार होटल वाला बोलता है कि हमें ना आपके रसगुल्ले खरीद के हमारे रेस्टोरेंट में सर्व करने हैं। तो हम आपसे 5 स्टार रेस्टोरेंट है तो वी आर गोइंग टू टेक और परचेज बल्क क्वांटिटी ऑफ रसगुल्लेस ऑफ ऑल द 3 फ्लेवर्स फ्रॉम यू। ठीक है, ये तो बहुत खुशी वाली बात है, चलो बढ़िया है। बट दे आर गोइंग टू मेक यू पेमेंट फॉर दैट परचेज एट अ लेटर पीरियड ऑफ टाइम। इतना बड़ा अमाउंट है, वो बोलते हैं कि है ना, हम अभी एक बार का आपसे खरीदेंगे अराउंड 1 लाख रुपीज, सॉरी हम आपसे खरीद रहे हैं अभी 10,000 रुपए के रसगुल्ले। ठीक है, दे आर गोइंग टू परचेज 10,000 रुपीज वैल्यू गुड्स फ्रॉम अस एंड दे आर आस्किंग फॉर सम क्रेडिट पीरियड टू पे दैट अमाउंट एट लेटर टाइम। ठीक है, तो अपन उनको बोलते हैं कि चलो आप क्रेडिट पीरियड ले लो एक 5 मंथ्स का। वी गिव देम अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 5 मंथ्स कि आप 5 महीने बाद हमें ये 10,000 रुपए दे देना फॉर द परचेज ऑफ रसगुल्ले फ्रॉम अस। ठीक है, तो अभी ये जो अपन 5 मंथ्स का पीरियड दे रहे हैं इनको, ये हो गया इनका क्रेडिट पीरियड। ठीक है, एंड अपन इनको जो 5 स्टार रेस्टोरेंट है ये अपने कौन हो गया? डेटार हो गए। हु इज द 5 स्टार रेस्टोरेंट नाउ फॉर अस? दे आर दी डेटार। ठीक है, बिकॉज दे आर परचेजिंग आवर गुड्स फॉर क्रेडिट। ओके, दे आर नॉट पेइंग द कैश एट द सेम टाइम। तो ये 10,000 रुपए बाद में देंगे, ये अभी क्रेडिट परचेज कर रहे हैं अपन से। तो ये जो सेल करते हैं अपन, जहां पर आप पैसे उनसे इस इमीडिएटली नहीं लेते और उनको कुछ क्रेडिट पीरियड दे देते हो, तो वो हो जाता है अपना क्रेडिट सेल। बोलते हैं उनको अपन, क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं अपन क्रेडिट सेल, जहां पर आप सेल कर रहे हो फॉर क्रेडिट एंड नॉट फॉर कैश। ठीक है, so the 5 स्टार restaurant becomes your debtor, and the credit period given to them is 5 months because they are taking a bulk purchase from you, so you're giving them a 5 months period time to pay later the amount. ठीक है, तो ये बन गए अपने डेटार्स। क्लियर हो गया डेटार्स कौन होते हैं? दे ओ यू द अमाउंट, 5 स्टार रेस्टोरेंट ओज यू अमाउंट, उनको देने बाकी हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे अपना, वो है असर्ट्स। What are assets? Assets are the properties owned by an entity or enterprise. जो भी बिल्डिंग हो गए, मशीनरीज हो गई, प्रॉपर्टी जो भी हो गई, वो सारी जो एंटिटी के ओन करती है वो सारे आ जाते हैं अपने असर्ट्स में। ठीक है, दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। सो दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस बिकॉज यूजिंग दोज असर्ट्स यू आर गोइंग टू जनरेट योर इनकम, है ना। Anything which will enable the firm to get benefit in the future is an asset. जो भी चीज असर्ट को आप यूज करके उससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है फ्यूचर में, लेट इट बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, दैट इज गोइंग टू बी योर असर्ट इन द बिजनेस। अब असर्ट भी क्या होते हैं बच्चों? 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स, नॉन करंट असर्ट्स, करंट असर्ट्स एंड फिक्टिशियस असर्ट्स। लाइबिलिटीज में भी अपन ने देखा था नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है और करंट लाइबिलिटीज होती है। वैसे असेट्स में हो गया नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स के बारे में बच्चों अपन आराम से इसको डील करेंगे एक अलग वीडियो में। फिलहाल मैं आपको नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स के बारे में समझाऊंगी। तो बच्चों नॉन करंट असेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो
सेल के लिए नहीं होते, दे आर नॉट फॉर सेल इन द बिजनेस, ठीक है, दे आर नॉट फॉर सेल, ठीक है। एग्जाम्पल, बिल्डिंग, कंप्यूटर, एक्सेट्रा। तो नॉन करंट असेट्स बच्चों, अब मैंने एक शॉप खोली जैसे आपको बताया था स्टोरी में रसगुल्ले की, तो अपन ने उसको ठेले को शॉप में कन्वर्ट करा, तो अब मैंने क्या करा, उस शॉप में टेबल चेयर्स लगवा दिए ताकि कस्टमर्स आए आराम से रसगुल्ले को एंजॉय कर सकते हैं। तो टेबल चेयर्स हो गए एक तरीके से मेरे नॉन करंट असेट्स। कंप्यूटर लगवा लिया बिल विल जनरेट करने के लिए, so computer is my non-current assets, and then I have placed a showcase in my shop ताकि वहां पर मैं अपने अलग अलग कलरफुल फ्लेवर्स के रसगुल्ले प्रेजेंट कर सकती हूँ शोकेस में, तो वो भी हो गया अपना नॉन करंट असेट्स। अब ये शोकेस हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेबल चेयर्स जो हो गए हैं वो मैं सेल नहीं करने वाली हूँ, दे आर नॉट फॉर सेल, दे आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द बिजनेस टू रन द बिजनेस, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द बिजनेस टर्म, ठीक है। समझ आ गया नॉन करंट असेट्स क्या होता है। अब करंट असेट्स क्या होता है बच्चों, करंट असेट्स वो होते हैं विच आर फॉर सेल, बेसिकली जो असेट्स सेल पर्पस के लिए होते हैं वो सारे होते हैं करंट असेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स, यहाँ पर अपने गुड्स क्या हैं, गुल्ले, करेक्ट। तो अपन बिजनेस में क्या सेल कर रहे हैं, रसगुल्ले सेल कर रहे हैं, उससे अपन को पैसा मिलने वाला है, करेक्ट। तो दिस इज फॉर सेल, जो भी असेट्स फॉर सेल होते हैं वो सारे आते हैं अंडर दी करंट असेट्स। समझ में आ गया नॉन करंट और करंट असेट्स के बारे में डिफरेंस। नॉन करंट असेट्स आर नॉट फॉर सेल, करंट असेट्स आर फॉर सेल। एग्जांपल्स भी आपको बता दिए, नोट डाउन कर लीजिए। एंड फिक्टिशियस असेट्स एज आई टोल्ड यू वी विल डील इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड पेएबल्स भी अपन ने देखा था पिछले वीडियो में, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या दिया है यहाँ पर, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो भी आप अमाउंट रिसीव करने वाले हो, जो भी आप चीजें गुड्स या सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, उससे जो भी आपको अमाउंट रिसीव होने वाला है वो सारा आपका रिसीवेबल है, वो सारा आपका ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाता है। इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स ऑफ द एंटरप्राइज। ये रिसीव नहीं किया आपने, ये सारा ड्यू है अमाउंट जो आपके कस्टमर्स आपको देने वाले हैं एट लेटर पीरियड ऑफ टाइम, इन सम पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारा आपका ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाता है। सो ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आती है, दो चीजें, डेटार्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो डेटार्स और बिल्स रिसीवेबल को जब आप टोटल करते हो, द सम ऑफ debtors and bills receivables is going to be your trade receivables, ठीक है। डेटार्स आपको समझा दिया, बिल्स रिसीवेबल्स वो होते हैं जो बिल सारे आपको कस्टमर से पेमेंट जिनका आने वाला है, आप रिसीव करने वाले हो इन सम पीरियड ऑफ टाइम, विल कम अंडर बिल्स रिसीवेबल्स। एंड दिस बोथ कैटेगरी डेटार्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स को टोटल लगाने पे आपको मिल जाएगा आपका ट्रेड रिसीवेबल, सिंपल। नेक्स्ट टर्म इज रिसिप्ट्स। व्हाट आर रिसिप्ट्स, अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल फॉर सेलिंग असेट्स और गुड्स, ठीक है। जो अमाउंट आपने रिसीव कर लिया है या आप करने वाले हैं फॉर सेलिंग एनी ऑफ योर असेट्स और गुड्स, ठीक है। आप रिसीव कर चुके हैं या करने वाले हैं फॉर सेलिंग योर असेट्स और गुड्स विल कम अंडर द टर्म रिसिप्ट्स, असेट्स और गुड्स। अब आप नीचे देख रहे हो दो चीजें हैं, दो टाइप ऑफ रिसिप्ट्स हैं, एक है कैपिटल रिसिप्ट बच्चों और एक है कैपिटल रिसिप्ट और एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ एनी असेट ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अगर आप बिजनेस का कोई भी असेट सेल आउट करते हैं, ठीक है, अगर आप बिजनेस का कोई भी असेट सेल आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला था कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गई, या कोई भी असेट जो अब आप सेल कर देते हैं, उससे जो अमाउंट आपको रिसीव होता है, अमाउंट जो आपने रिसीव किया है और या रिसीव करने वाले हैं, इट इज रिसीवेबल, तो वो आ जाएगा आपका अंडर कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। एंड द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेल ऑफ गुड्स,
गुड्स क्या थे अपने बच्चों, यहाँ पर गुड्स थे अपने रसगुल्ले, ठीक है। तो अमाउंट जो भी आप रसगुल्ले को बेचकर रिसीव करे हैं या करने वाले हैं एट फ्यूचर इज गोइंग टू कम अंडर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। रसगुल्ले को सेल आउट करके जो अमाउंट रिसीव करोगे या रिसीव करने वाले हो विल कम अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर है, बहुत इजी है। असेट्स को सेल करके मिलता है कैपिटल रिसिप्ट और गुड्स को सेल करके मिलता है रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर खर्चा, ठीक है। अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर अक्वायरिंग असेट, गुड्स और एनी सर्विसेज। अब जब कोई खर्चा करते हो, अमाउंट स्पेंड करते हो या करने मतलब देने वाले हो जिससे भी आप खरीदते हो, फॉर व्हाट, फॉर परचेजिंग एनी assets, goods or services is called as an expenditure। यहाँ पर भी क्या है, 3 types of expenditures है बच्चों, capital expenditure, revenue expenditure and deferred revenue expenditure। deferred revenue expenditure अपन दूसरे वीडियो में डील करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ ये 2 टर्म समझाने वाली हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर योर लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस आप असेट को अक्वायर करने में काम आता है, ठीक है। जो भी खर्चा आपने असेट्स को अक्वायर करने में लगाया है, जो भी खर्चा आपने असेट्स को अक्वायर करने में किया है, अमाउंट स्पेंट टू परचेज एनी असेट इज गोइंग टू कम अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंप्यूटर खरीदा, शोकेस खरीदा रसगुल्ले के बिजनेस में डिस्प्ले लगाने के लिए, और क्या खरीदा था, टेबल एंड चेयर्स खरीदे थे। जो भी फर्नीचर हो जाता है, एनीथिंग, दिस ऑल इज गोइंग टू कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दिस गिव्स यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट बच्चों। कैपिटल एक्सपेंडिचर देता है अपन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट इज मोर देन 1 year, ठीक है। और यहाँ पर एक और नेक्स्ट टर्म है जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक्सपेंसेस आप बिजनेस को रन करने में आपको यूज हो रहा है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप स्पेंड करते हो बिजनेस को रन करने के लिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और लाइक फॉर एग्जाम्पल सैलरी हो गई, जो मैंने स्टाफ रखे हैं उनको देने के लिए, वेजेस हो गए, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, शॉप का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब चीजें आ जाती है मेरी अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच यू आर स्पेंडिंग फॉर रनिंग द बिजनेस। दिस इज गोइंग टू गिव यू, इसका बेनिफिट जो होता है वो लेस देन 1 year का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बच्चों बेनिफिट होता है वो दैट इज लेस देन 1 year, इट वोंट गिव यू अ बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 year। तो समझ में आ गया आपको डिफरेंस, लेस देन 1 year बेनिफिट होता है इसका। क्लियर, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक चीज आपने नोट करी होगी बच्चों की ना, कैपिटल, जहां पर भी वर्ड कैपिटल यूज आ रहा है वहां पर सब जगह आप देखोगे कि असेट्स का नाम आ रहा है। जहां पर भी कैपिटल वर्ड यूज हो रहा है वहां पर असर्ट आ रहा है। जैसे अपन ने कैपिटल असर्ट, वो पिछले वीडियो में अपन ने कैपिटल रिसिप्ट की बात करी थी, तो वहां पर होता था कि आप असर्ट से असेट्स को सेल आउट करके जो भी आप अमाउंट रिसीव करते हो। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो फिर से जो भी आप एक्सपेंसेस करते हो ऑन असेट्स वो आ जाता है। तो जहां पर भी टर्म कैपिटल होता है वहां पर असेट्स इंक्लूड होते हैं। जस्ट नोट डाउन दैट, ओके। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, अलग से उसका एक वीडियो होगा इन डिटेल, ठीक है। अब आफ्टर एक्सपेंडिचर कम्स द नेक्स्ट टर्म एक्सपेंस। What are expense? Expense is the cost incurred for generating revenue. Revenue generate करने के लिए जो भी revenue generate करने के लिए जो भी expenses खर्चा आपको करना पड़ रहा है, कमाई करने के लिए जो भी cost आपको incur करना पड़ रहा है
फॉर रनिंग योर बिजनेस कम्स अंडर एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस भी अब दो तरह के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे मानो आपने आकर बच्चों फोन का एक रिचार्ज करा है, मान लो 500 रुपए का रिचार्ज करा है फोन का। अब उस रिचार्ज को आप काम में लेने वाले हो फोन को फॉर 1 मंथ पीरियड, राइट। तो उस 1 मंथ तक आप उसका बेनिफिट एंजॉय करने वाले हो। उस बेनिफिट को एंजॉय करने के लिए आपने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया है ऑफ 500 रुपीज। जो एडवांस पेमेंट आप कर देते हो टू एंजॉय द बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज गोइंग टू कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंस। 500 रुपए का आपने रिचार्ज कर दिया है फोन में, उसको आप महीने भर के लिए यूज करने वाले हो, तो द बेनिफिट विच यू which you're going to get for the expense which you have done of 500 rupees is going to be for 1 month, right? तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में जिनका आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो और उसका बेनिफिट आपको कुछ टाइम तक मिलता रहता है, उसे बोलते हैं अपन प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंसेस जिस जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर भी अपन एग्जाम्पल को ले लेते हैं, चलो अपना स्टोरी से कनेक्ट करके। अब मैंने स्टाफ रखा है, चलो ठीक है, अब मैंने एक स्टाफ को रखा है, वो मेरे लिए पूरा 1 महीने तक काम कर रहा है ना। 1 महीने तक वो मेरे लिए काम करे जा रहा है, काम करे जा रहा है। उसको मैं देती हूँ एंड ऑफ द मंथ 10,000 रुपीज की सैलरी। ठीक है, अब मैंने सैलरी बेसिस पे उस स्टाफ को तो रख लिया है, ठीक है, पर उससे मैं काम ले लेती हूँ फॉर 1 मंथ पीरियड, पर उसका पैसा मैं कब दे रही हूँ? एट द एंड ऑफ द मंथ, राइट। आई हैव यूज्ड दैट पर्सन फॉर 1 मंथ बट आई एम गोइंग टू पे हिम ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द मंथ, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो पूरा महीना जो उसको खर्चा है, एक्सपेंस है, वो मेरा आउटस्टैंडिंग रहता है। वो मैं कब क्लियर करने वाली हूँ? एट द एंड ऑफ द मंथ। सो दिस सैलरी बेसिस जो एम्प्लॉयज रखती हूँ वो सारे मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? 1 मंथ के लिए मैं उनको काम में ले रही हूँ, वो मेरे शॉप के लिए काम कर रहे हैं, बट आई एम गोइंग टू पे देम। मैं उन पे एक्सपेंस कब करने वाली हूँ? एट द एंड ऑफ द मंथ। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो ड्यू रहता है मेरा पेमेंट। समझ में आया? जो भी मेरा पेमेंट ड्यू रहता है। समझ में आ गया बच्चों एक्सपेंस क्या होता है? क्लियर? इनकम और प्रॉफिट। इनकम इज द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। उस अकाउंटिंग पीरियड में आप जो भी अर्न करते हो, कमाते हो, प्रॉफिट जो मिलता है आपको सारा खर्चा करने के, सारे खर्चे को, कॉस्ट को एक्सक्लूड करने के बाद, उसको अपन बोलते हैं इनकम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज टर्म्ड एज द इनकम। इनकम का फॉर्मूला है सिंपल सा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। मानो मैंने जो भी रसगुल्ले बेचे हैं उससे मेरे को मिला है आफ्टर सेलिंग द रसगुल्ले, मानो मेरे को मिले हैं पूरे महीने में 10,000 रुपए का रेवेन्यू मिला है आफ्टर सेलिंग रसगुल्ले, ओके। और मैंने उन पे जो भी खर्चा करा है इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आई हैव डन फॉर सेलिंग दोस रसगुल्ले इज फॉर अबाउट 5,000 रुपीज। तो इसको माइनस करके क्या हुआ बच्चों? क्या मिलता है मेरे को? 5,000 रुपए का प्रॉफिट। 5,000 rupees is my what? It is my profit, income. ये हो गई मेरी इनकम। समझ में आया? जो भी मैंने कमाया है उसमें से मैं, मेरा जो खर्चा हुआ था उस चीज को कमाने के लिए, वो सारा माइनस कर देती हूँ, तो लेफ्ट आउट जो अमाउंट होता है वो हो जाता है मेरा प्रॉफिट। ठीक है, इनकम ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट टर्म इज लॉस, ऑपोजिट है ना। लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। यहाँ पर लॉस कब होता है बच्चों? जब आपके रेवेन्यू तो हो जाता है कम, रेवेन्यू होता है कम और एक्सपेंसेस होते हैं आपके ज्यादा। ठीक है, अब मानो मैंने आकर रसगुल्ले सेल आउट करे पूरे महीने में 10,000 रुपए के, ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू है मान लो, एंड मैंने जो कॉस्ट इनकर करा इनको सेल करने के लिए वो है 15,000 रुपीज एक्सपेंसेस, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक्सपेंसेस तो ज्यादा है और रेवेन्यू मेरा कम है ना। तो इसका डिफरेंस क्या हुआ बच्चों? 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज क्या हो गया मेरा?
दिस इज माई लॉस, ये हो गया मेरा लॉस बिकॉज माई एक्सपेंसेस आर मोर देन माई इनकम रेवेन्यू। समझ में आ गया? क्लियर है लॉस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आपने खूब मांगा होगा हर शॉप पे जाकर, भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो, भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो। बट ये वाला डिस्काउंट अकाउंटिंग टर्म वाला थोड़ा समझने में अलग है, ठीक है। इट इज द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। मतलब आप थोड़ा सा प्राइस में डिडक्शन कर देते हो, कम कर देते हो, जो आपको कस्टमर को पे, कस्टमर से लेना है ना, आप उनको बोलते, उनसे कम ले लेते हो थोड़ा बहुत अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउ मे बी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आपने बाजारों में जाकर तो डिस्काउंट ही मांगा होगा, बट यहाँ पर अकाउंटिंग में क्या होता है, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो डिस्काउंट आप बल्क परचेसेस पे देते हो, बल्क जब आपसे कोई परचेज कर रहा है बल्क क्वांटिटी में, तब आप अगर उन कस्टमर को आप डिस्काउंट देते हो उस बल्क परचेज पे, तो वो आ जाता है आपका अंडर ट्रेड डिस्काउंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे वैसे तो मेरा एक रसगुल्ला जो है बिकता है 10 रुपए में, ठीक है। अब मेरे से कोई आया है 1000 रसगुल्ले लेने के लिए, सॉरी, मेरे से कोई लेने आया है 1000 रसगुल्ले, तो उसका कितना बनता है अमाउंट, 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, ठीक है। मेरा एक रसगुल्ला बिकता है 10 रुपीज में, बट देयर इज सम कस्टमर हु वांट्स टू परचेज फ्रॉम मी 1000 रसगुल्ले, तो हाउ मच अमाउंट ही हैज टू पे मी, 10,000 रुपीज। तो ये बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर हो गया एक तरीके से मेरे लिए। तो वो बोलता है कि मैम मैं आपसे ना इतना बड़ा अमाउंट का रसगुल्ला ले रहा हूँ क्वांटिटी का, बल्क क्वांटिटी में, तो आप मेरे को थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट दे ही सकते हो। तो मैं भी चलो बोलती हूँ कि ठीक है, चलो आपने इतना बड़ा ऑर्डर दिया है मेरे को, तो मैं आपको डिस्काउंट देती हूँ ऑफ 5%। ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ कि आई विल ओके फाइन गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर द बल्क परचेज। तो ये जो 5% मैं उसको डिस्काउंट देती हूँ वो हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट बच्चों, ठीक है। द डिस्काउंट गिवन टू द कस्टमर फॉर बल्क परचेसेस इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो होता है ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। समझ में आ गया व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, कि आप एक ऑफर देते हो कस्टमर को आपके, कि अगर आप मुझे इमीडिएट कैश दे रहे हो इस सेल के लिए, मतलब जो चीज आप खरीद रहे हो उसके लिए अगर आप मेरे को अभी कैश पेमेंट कर देते हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द क्रेडिट पीरियड ऑफ पेइंग इट लेटर ऑन, देन आई विल गिव यू अ कैश डिस्काउंट। समझ आया? नहीं? चलो आपको ना मैं उस स्टोरी के साथ ही समझाती हूँ, इजी हो जाएगा। अब वो 5 स्टार होटल वाला एग्जाम्पल तो याद ही होगा आपको, डेटार्स में जो अपन ने यूज करा था। वैसे तो जो 5 स्टार होटल वाले हैं वो हो गए अपने डेटार्स, बट अब वो जो 5 स्टार होटल वाला है ना बच्चों, उसने अभी मुझसे खरीदे हैं 1 लाख रुपए के रसगुल्ले, ठीक है। अब वो मैं उसको वैसे तो देती हूँ 5 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड टाइम, ठीक है, बट दिस टाइम आई एम गिविंग हिम ऑफर कि सुनो, आप अगर मेरे को ना ये 1 लाख रुपए अभी इमीडिएट कैश दे देते हो तो मैं आपको दूंगी 10% ऑफ कैश डिस्काउंट। हाउ मच आई गिव यू, आई विल गिव यू 10% ऑफ कैश डिस्काउंट। अब वो सोचता है चलो ये भी एक फायदे वाली बात है, अगर 10% ऑफ कैश डिस्काउंट आई गिव हिम, तो उसके पेमेंट में से कितना रिड्यूस हो जाता है बच्चों, उसके पेमेंट में से हो जाएगा रिड्यूस 10,000 रुपीज। तो उसको कितना पे करना पड़ेगा मेरे को, 90,000 ओनली। अब वो सोचता है कि ना अब मैं इनको 5 महीने बाद 1 लाख रुपए मेरे को देने पड़ेंगे, बट अगर मैं अभी ऑन डेट आज ही इनको दे देता हूँ पैसे, तो मेरे को 90,000 रुपए देने पड़ेंगे, 10% का मेरे को फायदा हो रहा है। तो जब कस्टमर ऐसा फायदा देख के आपसे ऐसा डिस्काउंट ले लेता है ऑन इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, दैट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। समझ आ गया? क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट इज विच यू गिव फॉर बल्क परचेजेस,
by the customer. Cash discount is given when the customer is ready to pay you cash immediately instead of taking the credit period and becoming your debtor. क्लियर है? अब ये जो कैश डिस्काउंट होता है ना बच्चों, ये तो होता है रिकॉर्ड. ये 10,000 रुपए का जो डिस्काउंट दे रहे हो ना आप इनको, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ योर अकाउंट्स. कैश डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है. 10,000 रुपीज आप जो डिस्काउंट दे रहे हो कैश डिस्काउंट, वो आपका रिकॉर्ड होगा, बट ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपका रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. समझ आ गया? आई होप ऑल दिस टर्म्स आर क्लियर टिल नाउ. अब बाकी के जो आगे की टर्म्स हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कोई भी तरह की डाउट्स हो बच्चों, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर इट आउट, एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, टाटा, बाय बाय.